जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांगलिन वांगपिंग और किन्ही की सोल को अपने हेवन हेवन डिफाइंग भीड़ में रख लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि जमीन पर गिरा हुआ थंडर बीस्ट अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। उसके ठीक सामने वांगलिन का फिगर वर्ल्ड में गायब हो चुका। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उस थंडर बीस्ट ने भी वांगलिन का पीछा करना शुरू कर दिया, यानी वो वांगलिन को फॉलो करने लग गया। वर्ल्ड के अंदर वांगलिन के काले बाल बिना किसी हवा के लहर रहे थे। उसकी आंखों में ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई दुख। ऐसा मानो उसने दुनिया के हर सच को देख लिया और रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजरने वाला सिर्फ वांगपिंग ही नहीं था, बल्कि वांगलिन ने भी एक नया जन्म जिया था। उसकी कल्टीवेशन अब असेंडेंट के अर्ली स्टेज से मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी और उसका डोमेन लेट स्टेज असेंडेंट के लेवल तक इवॉल्व हो चुका था। और अगर उसके पास काफी सेलेस्टियल जेट्स होते तो वो कॉन्फिडेंटली एक ट्रू लेट स्टेज अटेंडेंट असेंडेंट पावर हाउस बन सकता था। पर अभी के लिए वांग लिन जानता था कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी है। अगर मेरा सामना यिन और यांग कल्टीवेटर से होता है, उसने सोचा, तो मैं इल्यूजनरी यिन वालों को तो हरा दूंगा, पर लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। मेरी ओरिजिनल एनर्जी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है और अगर कोई कॉर्पोरियल यंग कल्टीवेटर सामने आ गया तो मुझे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की कल्टीवेशन के बीच गैप छोटा नहीं था। वांगलिन जानता था कि सबसे जरूरी काम अभी सेलेस्टियल जेट्स इकट्ठा करना और अपनी एनर्जी को ओरिजिन एनर्जी को बढ़ाना। उसने अपना स्टार कंपास निकाला और सितारों के बीच एक सिल्वर रोशनी की तरह निकल पड़ा। उसके पीछे वाला थंडर बीस्ट भी बिजली बनकर उसके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर पर स्पेस में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। वहां थंडर दाउस की हालत बहुत ही खराब हो रखी थी। उसके हाथ में एक लाइटनिंग बोल्ट था और वो वांगलिन के सेलेस्टियल गार्ड पपेट और थर्ड सील वाले थंडर बीस्ट से अकेले लड़ रहा था। बीस्ट और पपेट पर उस पर लगातार हमले कर रहे थे और थंडर दाउस किसी तरह अपनी जान बचाव के पीछे हटने पर मजबूर था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में बहुत मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने दूर दूर से एक सिल्वर लाइट को अपनी तरफ आते देखा और पहचाना कि वो वांगलिन है, उसका डर और बढ़ गया। उसकी ओरिजिन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। अगर उसने थोड़ी सी भी एनर्जी यूज की तो उसका कल्टीवेशन लेवल हमेशा के लिए गिर जाएगा और वो कभी कॉर्पोरियल यंग स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा। वांगलिन की आंखों में सिर्फ एक इमोशन था, मौत। इस थंडर दास को मारना ही होगा। ये ठंडा सेलेस्टियल टेम्पल का एक मैसेंजर है। अगर ये जिंदा बच कर निकल गया तो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में वांगलिन के लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिना वक्त बर्बाद किए वांगलिन ने अपनी वेगा फोल्डिंग पर हाथ पटका और 7 चमकती हुई तलवारें बाहर निकल आई। 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन। ये स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए सीधा थंडर दास की तरफ बढ़ने लगी। अपने ऊपर मौत को मंडराता था देख थंडर दास ने तुरंत एक जेड निकाला और उसे क्रश कर दिया। एक लाइटनिंग बैरियर उसके चारों तरफ बन गया। 7 तलवारें उस बैरियर को तोड़ने को देख रही थी और बार बार स्पेस में लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। बैरियर के अंदर से कपकपाता वो थंडर दाओस चिल्ला कर कहा, फेलो कल्टीवेटर जू, मैं थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का एक मेंबर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में तुम्हारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। वांगिन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो क्या मेरा जिंदा रहना मुमकिन है? और तभी वांगिन ने अपना सबसे खतरनाक वेपन निकाला। 1 बिलियन सोल प्लेट, 30 फुट लंबा एक भयानक झंडा जब लहराया उसने उसमें से ऐसी आवाजें आई कि मानो किसी की आत्मा को भी हिला सकती थी। हजारों लाखों सोल फ्रेगमेंट्स बाहर निकल आए। इस ब्लैक में अब सिर्फ ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं थी, यानी जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे थी, बल्कि असेंडेंट लेवल के भी कई पावरफुल कल्टीवेटर्स की सोल भी इसमें कहती। ये सारी सोल्स आपस में जुड़ने लग गई थी और 3 अल्टीमेट प्राइमरी सोल बना लेती हैं और उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। उनमें से एक था विशाल डरावना ब्लैक किलन बीस्ट, जिसकी आंखें खून की प्यासी थी। एक 30 फुट लंबा ब्लैक जाइंट जिसकी ऑरा से ही आसपास की स्पेस हैवी हो गया। एक छोटी सी ब्लैक निडल जो ऑलमोस्ट इनविजिबल थी और सबसे ज्यादा डेडली भी। एक वांगलिन ने एक वर्ड बोला, किल, यानी उनको ऑर्डर दे रहा था अटैक करने का। अब थंडर डाउस चारों तरफ से घिर चुका था। और थंडर बीस्ट, 7 स्वॉर्ड्स और ये 3 प्राइमरी सोल्स, बैरियर टूटने वाला था। डेस्परेशन में थंडर डाउस ने धमकी दी, जुमू, मुझे मजबूर मत करो, मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेन सेक्रीफाइस करके अपना लाइफ सेविंग स्पेल यूज करूंगा। पर वांगलिन बिल्कुल शांत रहा। उसने आराम से एक डील ऑफर की, मुझे अपना मास्टर मान लो, मुझे अपनी सोल पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाने दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। थंडर डाउस को लगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने जल्दी से कैलकुलेशन की, इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल मेरे जितना ही है, इसका रिस्ट्रिक्शन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। एक बार मैं अपनी एनर्जी रिकवर कर लूं तो इसका मास्टर स्लेव सील मैं आराम से तोड़ सकता हूँ और टेम्पल को इसकी खबर दे सकता हूँ। ये सोचकर उसने डील मंजूर कर लिया और अपना लाइटनिंग बैरियर हटा दिया। जैसे ही बैरियर हटा, थंडर डाउस की सांसें मानो अटक गई। पपेट के पंच उसके चेहरे के बस 3 इंच दूर रहा। तलवारें उसकी गर्दन पर थी और जायंट बीस्ट उसे घूर रहे थे। वांगलिन ने तुरंत एक गोल्डन रिस्ट्रिक्शन सील बनाई और उसके फॉरहेड पर डाल दी। वो फॉरहेड से होकर ओरिजिन सोल पर लॉक हो गई थी। ये बस पहला स्टेप था। वांगलिन ने
अनाउंस किया और अपनी स्टार कंपास पर आगे बढ़ने लगा। थंडर डार्स चुपचाप उसके पीछे जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक एबेंडन बंच ग्रे प्लेनेट पर लैंड हुए। इस प्लेनेट पर कोई लाइफ नहीं थी, बस जहरीली गैस और तूफान थे। वांगलिन ने अपनी तलवार की एनर्जी से जमीन में एक गुफा बनाई और दोनों वहां पर बैठे हैं। वांगलिन ने उससे कहा, जब मैं अपनी फाइनल इम्प्रिंट लगाऊंगा तो रजिस्ट मत करना, वरना अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो गया। थंडर डार्स ने आंखें बंद कर ली और अंदर ही अंदर हंसने लगा ले जितने शीश लगाने हैं, एक बार मेरी एनर्जी वापस आने दे, फिर तुझे बताता हूँ, ये सोच रहा था। लेकिन वांगलिन का प्लान कुछ और ही था। वो इस बुढ़े को बस एक स्लेव नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसके सोल और बॉडी को कंप्लीट कंट्रोल चाहता था। एक सेकंड सेलेस्टियल गार्ड वेरीफाइन करना चाहता था। वांगलिन ने अपनी ओरिजिनल एनर्जी के सिंबल उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। थंडर डार्स रिलैक्स हो चुका था और एनर्जी को बॉडी में आने दे रहा था, यानी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, वांगलिन की आंखों में एक चमक आई। वांगलिन ने तुरंत सोल लेसर बाहर निकाला और फुल स्पीड में थंडर डार्स पर हमला कर दिया। ये तो थंडर डार्स कहता है चिल्लाकर, ये तुम क्या कर रहे हो? बिना किसी रहम के वांगलिन ने सोल लेसर से उस पर लगातार 6 वार किए। हर स्ट्राइक के साथ थंडर डार्स की बॉडी पूरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा कम्प्लीटली व्हाइट हो गया, पड़ गया था सफेद। और छठवें वार के साथ ही उसकी ओरिजिन सोल उसके फिजिकल जिस्म से 7 फुट बाहर निकल आई थी। थंडर डार्स का ओरिजिन सोल होश में आया और वापस अपनी बॉडी की तरफ भागना चाहता था, पर वहां पहले से एक पपेट खड़ा था। थंडर बीस्ट जोर से दहाड़ा और तीनों प्राइमरी सोल्स की भयानक चीखें गुफा में गूंजने लगी और सेवन स्वॉर्ड ने मिलकर एक ऐसी ऑरा बनाई जिसकी उसकी आत्मा को बॉडी में वापस में घुसने से रोक दिया जाए। वो सबसे बुरी बात, जो रिस्ट्रिक्शन वांगलिन ने शुरू में उसकी सोल पर लगाई थी, वो एक लाइटनिंग नेट में बदल गई थी, जिसने थंडर डार्स की आत्मा को पूरी तरह सील कर दिया था। अब वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। थंडर डार्स बुरी तरह फंस चुका था और वांगलिन अपने नए सबसे पावरफुल सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर एक आवाज आती है, तुमने अपना वादा तोड़ा ज़ूम। थंडर डार्स की ओरिजिन सोल गुफा में बुरी तरह चीख रही थी, पर वांगलिन की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक कोल्ड और कैलकुलेटेड लुक। थंडर डार्स फिजिकली पूरी तरह टूट चुका था। उसकी बॉडी में अब जिंदा रहने की कोई एनर्जी नहीं बची थी। वांगलिन जानता था एक सेलेस्टियल गार्डियन पपेट था, उसको रिफाइन करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल यही है कि जिसको रिफाइन किया जा रहा है उसकी सोल का विलिंग होना जरूरी है, यानी उसको मंजूरी देनी जरूरी है। वांगलिन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा, पर यह सेकंड स्टेप तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद न चाहो। इसलिए किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए मुझे तुम्हारी आत्मा को बाहर निकालना ही पड़ा। जैसे ही वांगलिन ने अपनी हाथ हिलाया, पपेट और थंडर बीस्ट ने थंडर डार्स की आत्मा को चारों तरफ से घेर लिया। एक गलत मूव और उसका वही अंत हो जाता। वांगलिन ने सोल को कम्प्लीटली इग्नोर किया और थंडर डार्स की फिजिकल बॉडी को पकड़ लिया। उसका बैग ऑफ होल्डिंग लेने के बाद वांगलिन ने अपने मुंह से ओरिजिन एनर्जी का एक भारी अमाउंट निकाला और लाइटनिंग बोल्ट की तरह उस एम्प्टी बॉडी के अंदर घुसने लगा। दिन बीतने लगे। थंडर डार्स की आत्मा वही हवा में लटकी रही बेबस होकर अपने ही बॉडी को लमीफाई होते देख रहा था। उसके स्किन और बोन्स सूख चुके थे, पर उसकी बॉडी के अंदर अब बिजली दौड़ रही थी और उसके स्किन से कॉपर कलर का ग्लो निकल रहा था। शुरू में तो थंडर डार्स को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, पर थोड़े दिनों बाद जब रियलिटी हुई तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। ये ज़ूम, ये मुझे पपेट बनाना चाहता है। डर और पैनिक के मारे उसकी आत्मा कांप रही थी। उसने के पास खड़े उस सेलेस्टियल गार्ड को देखा और सोचा, क्या ये पपेट भी इसने खुद बनाया है? ये लड़का आकर है कौन जिसके पास इतनी भयानक और विशियस रिफाइनिंग टेक्निक है? वांगलिन ने अपनी आंखें खोली और उस कॉपर ग्लो वाली ममीफाइड बॉडी को देखा। वाकई एक इल्यूशनरी इन कल्टीवेटर की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। बिना किसी मेटल एलिमेंट के ही ये सीधा कॉपर रैंक पर आ गई हो। अगर मैं इसमें कुछ हेवनली ट्रेजर्स मिला दूं तो ये और भी पावरफुल बन जाएगी। जैसे वांगलिन ने अपनी आंखें खोली, थंडर डार्स फिर चीखा, ज़ूम, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा स्लेव बनने का वादा किया, पपेट बनने का नहीं। वो लगातार चीख रहा है। उसके अंदर वांगलिन के लिए नफरत अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच चुकी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से भागने की कोशिश करे। वांगलिन कहता है, नॉइजी, और वांगलिन गुस्से से फ्रॉन किया और अपने राइट हैंड वेव किया। अगले ही सेकंड गुफा के अंदर ऐसी भयानक ऑरा फैली जिसे थंडर डार्स की आत्मा को जमा कर रही थी। वांगलिन ने लिंग तियानहाओ की 2 स्वॉर्ड एनर्जीज बाहर निकाल दी थी। ये वो तलवारें थी जिसके अंदर एक टायरेनिकल और एब्सोल्यूट डोमेन का प्रेशर, एक तलवारों का डर इतना बड़ा था कि थंडर डार्स ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया था। उसके अंदर की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। बस उस लाइफ सेविंग स्पेल का कोई फायदा जब ये 2 तलवारें उसे पलक झपकते ही मार सकती। क्या फायदा उन लाइफ सेविंग स्पेल का? गुफा में शांति छा जाने के बाद वांगलिन ने अपना डिवाइन सेंस बाहर निकाला और इस पूरे एवेंडन प्लेनेट को कवर कर लिया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और चिल्लाया, अंडरवर्ल्ड रिवर, सब आसमान
फेट लगा और भयानक अंडरवर्ल्ड रिवर वहां प्रकट हुई। उस नदी के अंदर से एक ऐसी मैसिव सक्शन फोर्स निकली जिसने इस पूरे प्लेनेट को हिला कर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं था। प्लेनेट के अंदर छुपा जितने भी मेटल ओर्स थे वो सब जमीन फाड़ कर हवा में उठने लगे और अंडरवर्ल्ड रिवर में चिने लगे। कुछ ही देर बाद पूरे प्लेनेट का मेटल एक्सट्रैक्ट हो चुका था और वो मेल्ट होकर 3 गोल्डन लिक्विड बॉल्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक गोल्डन बॉल्स सीधा गुफा के अंदर आई और वांग ने उन्हें पकड़ा और एक एक करके थंडर डस्ट की बॉडी के फोरहेड पर प्रेस कर दिया, साथ में और ओरिजिन एनर्जी इन्फ्यूज कर दी। जैसे ही तीसरी गोल्डन बॉल उसके अंदर गई वो कॉपर ग्लो चेंज हो गया और एक ब्लाइंडिंग सिल्वर ग्लो में बदल गया। सिल्वर ग्रेड पॉपेट। वांगलिन की आंखों में एक सुकून और सेटिस्फेक्शन था। उसने थंडर डस्ट की आत्मा की तरफ देखा और एक फाइनल डील रखी। 3000 साल तक तुम मेरे पॉपेट बने रहो और उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कहो मंजूर है? थंडर डस्ट चुप हो गया। उसके सामने उस दो ही रास्ते थे, पहला रेजिस्ट करो और उन दो स्वॉर्ड एनर्जी से इसी वक्त कट कर मर जाओ। दूसरा रास्ता वांगलिन की शर्त मानना। उसने कम्प्लीटली इंडस्ट्रक्टिबल सिल्वर पपेट बॉडी की तरफ देखा। ये बॉडी तुम मैजिकल ट्रेजर के बाय वेयर हैंड से तोड़ सकती है। ये बॉडी तुम मैजिकल ट्रेजर को वेयर हैंड से तोड़ सकती है। मैं किसी वेटर में आसानी से मारूंगा तुम्हें। थंडर डार्स अभी यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है, जबकि O11 का सीन दिखाया जाता है। दूर, बहुत दूर प्लेनेट यूजिया और मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। ये O11 स्टार सिस्टम का वो डेथ जोन था जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ चारों तरफ एक घनी जहरीली धुंध फॉग छाई हुई थी। अचानक उस धुंध में हलचल हुई। एक बहुत ही पतला पुराने कपड़ों वाला आदमी पागलों की तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फटे पुराने कपड़ों वाला। उसके आगे एक बड़ा सा फर्नेस था और उसकी आंखों में प्योर डर का नशा था। ये ग्रीड था। पिछले 70 सालों में ये उसकी 8th एस्केप अटेम्प्ट थी। 8। जैसे ही उसे लगा कि वो फाइनली नरक से बाहर निकल गया है, उसके फेस पर एक एक्सटेसी, एक खुशी की लहर दौड़ गई और अचानक प्लेनेट के अंदर से एक बेहद लंबा और भयानक टेंटिकल निकला। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने ग्रीड को पकड़ा और बिना किसी रहम के वापस उस मौत की धुन में खींच लिया। अंधेरे में गिरते हुए ग्रीड की डेस्परेट आवाज गूंज रही। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेजर ढूंढने में लगा दी और अब मेरी ऐसी हालत। वांगलिन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू ऑल हेवन सिस्टम में होता ही नहीं तो ये बुड्ढा यहाँ नहीं फंसा होता। 6 महीने, पूरे 6 महीने बीत चुके थे उस खौफनाक रिफाइनमेंट प्रोसेस के शुरू हुए। अचानक उस बंजर प्लेनेट पर एक भारी धमाका गूंजा। पूरा प्लेनेट हिला और आसमान में धूल का एक घना तूफान छा गया। इस धूल के गुब्बार के बीच से बाहर निकला वांगलिन और उसकी भौहें तनी हुई थी और उसके ठीक पीछे चल कर आ रहा था हड्डियों का ढांचा, एक पतला सा पपेट जिसके हाथों पर बिजली कड़क रही। थंडर डाविस्ट ने मौत के डर से घुटने तो टेक दिए थे, पर वांगलिन ने सेलेस्टियल गार्ड बनाने के फेलियर रेट अंडर एस्टिमेट कर दिया था। थंडर सेलेस्टियल टेम्पर के उस पावरफुल थंडर बीज का यूज करने के बाद भी रिफाइनमेंट का फाइनल स्टेप फेल हो गया था। वांगलिन ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग में कैलकुलेशन। लो ग्रेड सेलेस्टियल गार्ड की ताकत पीक फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर के बराबर होती है। मेरा पहला गार्ड इल्यूजनरी लेवल तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इसमें हेवनली बूस्ट मिला हुआ है। इस दूसरे वाले को मिड ग्रेड बनना चाहिए था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर। यानी वांगलिन काफी अनसेटिस्फाइड था अपने सेलेस्टियल गार्ड से। जैसे ही तीसरा स्टेप यानी ओरिजिन सोल रिफाइनमेंट फेल हुआ, वांगलिन ने तुरंत और डिसिसिवली थंडर डास्ट की आत्मा का कनेक्शन काट दिया, जिससे प्रोसेस वापस स्टेप 1 पर गिर गया। रिजल्ट एक पीक सिल्वर ग्रेड इनकम्प्लीट पपेट। हालांकि ये पपेट अब कोई स्पेल से मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर उसकी फिजिकल बॉडी इंडेस्ट्रक्टिबल थी। अभी के लिए वांगलिन इसे सिर्फ अपने डिवाइन सेंस से मैनिपुलेट करके सिंपल पंचेस मरवा सकता था, पर बैटल में डायरेक्टली यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि असली सोल के बिना इस बॉडी का फुल कंट्रोल नहीं मिल सकता था। जिंदगी में कई बार लगता था कि सब कंट्रोल में है, पर आखिर में चीजें हाथ से निकल जाती हैं। वांगलिन का डाव हार्ट इस फेलियर से थोड़ा रेस्टलेस हो रहा था, पर उसने तुरंत अपने इमोशंस को दबाया और फोकस वापस लाया। उसका अगला गोल क्लियर था, अपना कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना ताकि वो पावरफुल डोमेन से मैच कर सके। गुफा के अंदर लिन तियान हाउ की 2 स्वॉर्ड एनर्जीज, उसका पहला सेलेस्टियल गार्ड और 3 थर्ड सील वाला थंडर बीस्ट अभी भी थे। वांगलिन की नजर थंडर बीस्ट पर आकर रुक गई थी। पिछले 6 महीनों में इस बीस्ट का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। पहले तो ये गॉडस्लिंग वॉर कैरियर के अंदर कैद एक वेपन था, पर जब से थर्ड सील को लिए ये बीस्ट 3 गुना बड़ा हो चुका है। इसके होंड पर गोल्डन चमक थी और सबसे बड़ी बात, इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे इसके अंदर कोई रियल सोल आ गई हो। वांगलिन ने बहुत कोशिश की, पर ये थंडर बीस्ट किसी भी हालत में उसकी बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर वापस जाने को तैयार नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, पर अचानक बीस्ट अपनी मर्जी से बिजली में बदला और गुफा के बाहर हवा में उड़ गया। वांगलिन थोड़ा मुस्कुराया। अगर ये वॉर चैरियट मैं वापस नहीं जाना चाहता तो ठीक है, इसे
आजाद ही रहने दो। अब वक्त था थंडर डॉश की जिंदगी भर की कमाई देखने का। वांग यन ने उसका बैग ऑफ होल्डिंग खोला, डेली यूज के कचरे को छोड़कर उसे बैग में से 4 ऐसी चीजें निकली जिन्होंने वांग यन के दिमाग की बत्ती जला दी। पहली, हेवनली थंडर जेट, एक अजीब सा जेट टोकन जिस पर एक खतरनाक थंडर विस्ट बना था। इस पर एक ऐसी लाइटनिंग सील थी जो किसी भी सेकंड स्टेप कल्टीवेटर को भी चेक करने से रोक सकती थी। पर वांग ने इसने तो एक एंसेंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया था। उसके ओरिजिन सोम की थंडर सील से एक लेवल ऊपर थी। बिना किसी मुश्किल के वांग ने सील तोड़ दी और उसके अंदर देखा। तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसके अंदर 2 सुप्रीम स्पेल था। पहला, फर्नेस बिकम्स द वर्ल्ड। ये वही स्पेल था जो थंडर डॉस ने यूज किया था, अपने दाव और एनर्जी का एक फर्नेस बनाकर पूरी दुनिया को रिफाइन करने का टेक्निक। हालांकि इसमें अपनी ओरिजिन एनर्जी लगती थी कि वांग ने इसे इल्यूजनरी येन स्टेज तक पहुंचने के बाद ही यूज कर सकता था। और दूसरी थी थंडर ओरिजिन स्पेल। इसने वांगलिन को लाकर रख दिया। ये एक लो रैंक सेलेस्टियल स्पेल का फ्रेगमेंट था। इसका नाम बिजली से डायरेक्ट ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी खुद की एनर्जी में बदल देना। आम कल्टीवेटर हेवनली थंडर को झेल नहीं सकते, उनकी बॉडी जल जाती। पर वांगलिन के पास से एक थंडर ओरिजिन सोल थी। ये स्पेल यूज उसके लिए कोई जन्नत से कम नहीं थी। तो ये राज है। वांगलिन की आंखों में एक शैतानी चमक आई। अब समझ में आया कि ऑल 11 स्टार सिस्टम में थंडर सेलेस्टियल टेम्पल इतना पावरफुल क्यों है। वो लोग थंडर से डायरेक्ट ओरिजिन एनर्जी के चूज कर आम कल्टीवेटर्स से कहीं ज्यादा स्पीड में लेवल अप करते हैं, यानी कि डायरेक्ट थंडर से डायरेक्ट ओरिजिन एनर्जी को रिकवर करना। अगर मैं इन दोनों स्पेल्स और अपने इस नए थंडर बीस्ट को एक साथ यूज करूँ तो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के असली मैसेंजर भी मुझे अपना बॉस मान लेगा। बाकी 3 आइटम भी कम नहीं थे। द लाइटनिंग स्वॉर्ड, एक ऐसी तलवार जिसका कोई फिजिकल मेटल नहीं था, वो कम्प्लीटली प्योर लाइटनिंग से बनी थी, जिसने पिछले बैटल में पपेट के पंचेस तक सह लिया था। इस सिल्वर थंडर पर अब ये चीज थी द सिल्वर थंडर स्टोन, एक मुट्ठी के बराबर का पत्थर जिसमें प्योर थंडर और ओरिजिन एनर्जी भरी थी। वांग लिन ने उसे टच किया, एक छोटी सी एनर्जी की वेव उसकी बॉडी में आई और उसने डिसाइड किया कि वो इसको आगे के लिए बचा कर रखेगा। तो तीसरा आइटम था इस सेलेस्टियल जेट कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे कीमती करेंसी। एक फेल्ड पपेट होने के बावजूद इस अवेंडेड प्लेनेट पर वांगलिन को ऐसी ताकत मिल चुकी थी कि जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ओरिजिन एनर्जी का खत्म होना को हमेशा के लिए मिटा देगी। अब जब वांगलिन के पास थंडर से एनर्जी खींचने का नया रास्ता खुल चुका, ऑल 11 स्टार सिस्टम के आसमान में आगे क्या भयंकर तूफान होने वाला है, ये खेल अभी बस शुरू है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।